Good morning to all of you, to all my students from Professor D.P. Gupta, BKD College, झांसी। प्रिय छात्रों, कल मैंने अपने लेक्चर्स में संविदा क्या है इस पर चर्चा किया था और आज हमें जो चर्चा करनी है उस संविदा का जो आधा भाग रह गया था उस पर चर्चा करनी। जैसे संविदा की परिभाषा दी गई है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। देन इस परिभाषा से विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार ही संविदा है। इस परिभाषा से दो चीजें या दो पहलू परिलक्षित होते हैं कि संविदा निर्माण के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो एग्रीमेंट यानी करार होना चाहिए और दूसरा वो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए। विधि द्वारा प्रवर्तनीय का अर्थ ये होता है कि विच कैन बी इन्फोर्स थ्रू द कोर्ट, अर्थात जिस करार को हम न्यायालय के द्वारा लागू करा सकें तो ये कहा जाता है कि वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय। मीन्स द प्रोमिसेस मस्ट बी लीगली इन्फोर्स्ड, ये इसका अर्थ। तो एग्रीमेंट की जहाँ बात है तो यानी करार, तो करार की परिभाषा जैसे 2E में दी गई है कि करार वचन या वचनों का समूह है जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है। ये करार की परिभाषा दी गई है 2E में। और धारा 2B में दिया गया है कि वचन क्या है कि प्रॉमिस इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल, वचन स्वीकृत प्रस्ताव है और वचन बनने पर प्रस्तावक वचनदाता हो जाता है और स्वीकर्ता वचन ग्रहीता हो जाता है। ये परिभाषाएं कल कवर अप हो गई थी। अब आगे जो आज जो तो टॉपिक है कि कब कोई करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, एग्रीमेंट के विषय में कि उसके क्या क्या पहलू हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं कि प्रस्ताव होना चाहिए, स्वीकृति होना चाहिए, वचन होना चाहिए, फिर करार होना चाहिए, फिर करार से संविदा होती। आज दूसरा भाग है कि जब ये करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा तभी संविदा बनेगी, अन्यथा संविदा का निर्माण नहीं होगा। तो कोई करार कब विधि द्वारा प्रवर्तनीय, या हम ये कह सकते हैं कि व्हेन एन एग्रीमेंट बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट, कोई करार कब संविदा होती है। तो इस संबंध में जब हम धारा 10 का अवलोकन करते हैं तो धारा 10 में परिभाषा दी गई है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, और वी कैन से व्हाट इज द वैलिड रिक्विजिट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। कोई करार कब संविदा होती है, तो धारा 10 में परिभाषा दी गई है कि प्रत्येक करार संविदा होगी यदि वह करार सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए एवं विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए और जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत शून्य घोषित नहीं किया गया है तो वह करार संविदा होगी। अर्थात 5 एलिमेंट्स इसमें दिए गए कि व्हेन एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट, करार कब संविदा होगी। तो करार के 5 एलिमेंट्स इसमें दिए गए हैं कि करार तो है लेकिन वो संविदा तब तक नहीं होगा जब तक उसके ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती जो धारा 10 में दी गई। धारा 10 में जो 5 शर्तें दी गई हैं, जब तक वो पांचों शर्तें पूरी नहीं होती तो कोई भी करार संविदा नहीं हो सकती। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट, और वी कैन से
ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सभी करार संविदा नहीं हो सकते हैं। वही करार संविदा होगा जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा, किंतु संविदा के लिए करार का होना आवश्यक है, अतः सभी संविदाएं करार ही होती। अब कौन सा करार संविदा होगी, तो धारा 10 में 5 कंडीशंस आ गई कि पहला ये है कि द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट। करार सक्षम पक्षकारों के द्वारा किया जाना चाहिए। इसका डिटेल मैं आगे के लेक्चर में दूंगा। तो सक्षम पक्षकार कौन होंगे, वो धारा 11 और 12 में दिया गया है। दूसरा यह है कि सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से संविदा के दोनों करार के दोनों पक्षकारों के उस करार के प्रति स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए। प्रस्ताव और स्वीकृति स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, मीन्स consent must be free. The second requirement that free consent। और फ्री कॉन्सेंट संबंधी प्रावधान धारा 13 से लगाकर 22 तक दिए गए। तीसरी कंडीशन है कि विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो धारा 2D प्रतिफल के लिए और धारा 25 बिना प्रतिफल का करार शून्य होता है कुछ अपवादों के अलावा। ये प्रावधान इसमें दिए गए हैं कि विधिपूर्ण प्रतिफल क्या है। इसके बाद धारा 23 में दिया गया है कि विधिपूर्ण प्रतिफल क्या है, या विधिपूर्ण उद्देश्य क्या है, या अवैध प्रतिफल कौन है, अवैध उद्देश्य क्या है। धारा 23 में भी इसके प्रावधान दिए, जो आगे चल के ये जब धाराएं आएंगी तो चर्चा करेंगे। और चौथी कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी लॉफुल ऑब्जेक्ट। विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। विधिपूर्ण उद्देश्य अगेन धारा 23 और इसके बाद 23 से लगाकर 30 तक। और पांचवी कंडीशन ये है कि दिस एग्रीमेंट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वाइड अंडर दिस एक्ट, कि इस करार को इस अधिनियम के अंतर्गत शून्य घोषित नहीं किया गया है। शून्य करार धारा 24 से 30 तक दिए गए। तो इस प्रकार से कि कोई करार कब संविदा हो सकता है, कोई करार विधि द्वारा कब प्रवर्तनीय होगा, धारा 10 की जो वैलिड रिक्विजिट्स दी गई हैं, जो वैध शर्तें दी गई हैं, उनका पालन होना जरूरी है। जिसमें से पांचों शर्तें ये है कि पहला कॉम्पिटेंट पार्टीज, दूसरा लॉफुल कंसिडरेशन, तीसरा फ्री कंसेंट, चौथा लॉफुल ऑब्जेक्ट, पांचवा नॉट डिक्लेयर्ड एज वाइड। सक्षम पक्षकार हो, स्वतंत्र सम्मति हो, विधिपूर्ण प्रतिफल हो, विधिपूर्ण उद्देश्य हो, और इस करार को अधिनियम के अंतर्गत शून्य घोषित न किया गया हो। तो जो करार इन पांचों शर्तों को पूरा करता है तो वो करार संविदा हो जाएगा, अन्यथा वो करार संविदा का निर्माण नहीं कर सकता है। ये धारा 10 की रिक्वायरमेंट है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको मैं बताना चाहता हूं कि यद्यपि मैं कुछ चीजें अपलोड कर दूंगा आपको, कुछ पॉइंट्स इसके, कि करार के निर्माण के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति की जरूरत है। प्रस्ताव और स्वीकृति ही अल्टीमेट करार को जन्म देते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि प्रस्ताव क्या है। प्रस्ताव की परिभाषा धारा 2A में दी गई है कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा दूसरे को कुछ करने या न करने के लिए इस हेतु संसूचित करता है कि दूसरा इसके प्रति अपनी सहमति दे, तो यह कहा जाता है कि उसने प्रस्ताव किया। When a person signifies his willingness to do something or not to do with a view to obtain the assent of another, then it is said he has made the proposal। ये प्रस्ताव की परिभाषा। इस प्रस्ताव से दो चीजें सामने आती हैं।
पहला तो ये है कि प्रस्तावक की ये इच्छा होनी चाहिए कि कुछ करने या न करने के लिए वो प्रस्ताव कर रहा है, और दूसरा इस उद्देश्य के साथ उसे करना चाहिए कि जिसके साथ मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ वो व्यक्ति अपने इस प्रस्ताव के प्रति अपनी सहमति दे, और यदि वो अपनी सहमति देता है तो वचन हो जाता है, वचन हुआ तो करार हो गया, करार प्रवृत्ति नहीं है तो संविदा हो गई। इस प्रकार से वैध संविदा का निर्माण होता है। अब प्रस्ताव की कुछ आवश्यक शर्तें हैं। व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल, कि प्रस्ताव के आवश्यक तत्व कौन कौन से। तो जब हम प्रस्ताव की परिभाषा को पढ़ते हैं कि जब कोई व्यक्ति, यहाँ से शुरू होती है परिभाषा, और इस परिभाषा को जो हम बाइफरकेट करते हैं तो उस बाइफरकेशन में 4-5 चीज़ें सामने उभर कर आती हैं, और वही चारों पांचों चीज़ें जो हैं इस प्रस्ताव के आवश्यक तत्व हैं। पहला आवश्यक तत्व है कि प्रपोजल मस्ट बी मेड बाय सम पर्सन टू ए पर्सन, कि प्रस्ताव करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए, जिसको किया गया है वो भी व्यक्ति होना चाहिए। व्यक्ति का मतलब यहाँ केवल नेचुरल पर्सन्स नहीं है, प्राकृतिक व्यक्ति से मतलब नहीं है केवल। प्राकृतिक व्यक्ति का मतलब स्त्री और पुरुष। यहाँ व्यक्ति का मतलब है नेचुरल पर्सन्स एज वेल एज लीगल पर्सन, कि स्त्री या पुरुष प्रस्ताव कर सकते हैं। लीगल पर्सन का मतलब जिसको विधि ने व्यक्तित्व प्रदान किया है, जैसे कंपनीज हुई, बैंक हुए, ये सब लीगल पर्सन है। LIC हुई, रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, ये सभी कंपनीज जो हैं आपकी विधिक व्यक्ति हैं। सरकार हुई, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पद हुआ, ये सभी विधिक व्यक्ति हैं। विधिक व्यक्ति का मतलब यह है कि लॉ हैज अट्रीब्यूटेड द पर्सनालिटी टू हिम और टू हर और टू द एंटिटी। लॉ हैज अट्रीब्यूटेड द पर्सनालिटी टू द एंटिटी। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, ये कंपनी है, और जब मुकदमा दायर किया जाएगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से दायर किया जाएगा, मैनेजर के नाम से नहीं दायर किया जाता। अतः ये विधिक व्यक्ति। तो प्रस्ताव करने के लिए चाहे स्त्री या पुरुष यानी प्राकृतिक व्यक्ति हो या नैसर्गिक व्यक्ति जिसे कहते हैं, या विधिक व्यक्ति हो, पर्सन होना जरूरी है, विधिक व्यक्ति या प्राकृतिक व्यक्ति। दूसरा आवश्यक तत्व तो यह है कि प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड, प्रस्ताव की संसूचना देना आवश्यक है। परिभाषा में यही ना सामने आता है कि जब कोई व्यक्ति कुछ करने या ना करने की अपनी इच्छा दूसरे को इस हेतु संसूचित करता है, इसका मतलब कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज मस्ट, इट इज इसेंशियल। तो प्रस्तावक को अपने प्रस्ताव की सूचना स्वीकर्ता को देना आवश्यक है। कैसे सूचना दी जाती है? धारा 3 में भी दिया गया है कि प्रपोजल एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस में बी मेड बाय एक्ट और ऑमिशंस। धारा 3 में ये प्रावधान दिया गया है कि प्रस्ताव की हो या स्वीकृति की हो, या प्रस्ताव या स्वीकृति के विखंडन की हो, इसकी सूचना कोई भी पक्षकार अपने कार्य के द्वारा या कार्य रोक के द्वारा दे सकता है। धारा 3 में ये प्रावधान दिए गए हैं। अब प्रपोजल दो तरह से हो सकता है। प्रपोजल मे बी एक्सप्रेस और इट मे बी इम्प्लाइड। प्रस्ताव दो तरह से किया जा सकता है। हाउ द प्रपोजल इज मेड मीन्स it is of two kinds. It can be made through two means it may be expressed or it may be implied. प्रस्ताव दो तरह से किया जाता है, चाहे प्रस्ताव अभिव्यक्त हो या प्रस्ताव विवक्षित हो। अभिव्यक्त प्रस्ताव उसको कहते हैं कि when the proposal is made by words either written or spoken,
then it is known as express proposal. जब कोई प्रस्ताव प्रस्तावक के द्वारा लिखित या बोले गए शब्दों के द्वारा किया जाता है तो ये कहा जाता है कि उसने अभिव्यक्त प्रस्ताव किया। दूसरा, विवक्षित प्रस्ताव। विवक्षित प्रस्ताव का अर्थ ये होता है कि implied proposal is made otherwise than words, कि जो प्रस्ताव शब्दों के से अन्यथा किया जाता है, अर्थात जो शब्दों से नहीं किया जाता है, उसको हम विवक्षित प्रस्ताव कहते हैं। तो फिर कैसे किया जाता है? यदि लिखे गए और बोले गए शब्दों के द्वारा प्रस्ताव नहीं किया जाता तो कैसे किया जाता है? देन अगेन implied proposal is made either by conduct or by behavior. विवक्षित प्रस्ताव व्यक्ति के आचरण के द्वारा या व्यवहार के द्वारा किया जाता है। तो कैसे प्रस्ताव किया जाता है? हाउ द प्रपोजल इज मेड। तो प्रस्ताव करने के दो ढंग हैं। एक तो अभिव्यक्त प्रस्ताव जो शब्दों के द्वारा चाहे लिखित हो चाहे मौखिक, और दूसरा विवक्षित प्रस्ताव जो शब्दों से अन्यथा व्यक्ति के आचरण के द्वारा या व्यवहार के द्वारा किया जाता है, उसको हम विवक्षित प्रस्ताव कहते हैं। ये दो चीजें ये दी गई। यदि हम विवक्षित प्रस्ताव के उदाहरण लें तो इसके उदाहरण आजकल आप देखते होंगे कि जो मॉल खुले हुए हैं उनमें सब में सेल्फ सर्विस, स्वयं सेवा, आप जाते हैं टोकरी उठाते हैं सामान उठा कर ले आते हैं। यदि आप स्वयं सेवा स्टोर में किसी में जाते हैं और वहां पर टोकरी उठाकर सामान रख लेते हैं जो जो सामान आपको चाहिए, और सामान लेके जब काउंटर के सामने से गुजरते हैं तो काउंटर वाला अकाउंटेंट ये कहता है कि इसका पेमेंट कर दीजिए। तो आप यदि कहते हैं कि आपने प्रस्ताव तो नहीं किया था कि यहाँ से जो सामान लोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, ये आप कह सकते हैं। भाई जो व्यक्ति सामान लिए वो ये कह सकता है कि आपने ये कोई प्रस्ताव नहीं किया था कि यदि आप यहाँ सामान ले रहे हैं तो आपको इसका पैसा अदा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भले ही कोई शब्दों के द्वारा बोलकर या लिखकर कोई प्रस्ताव नहीं किया गया, लेकिन यदि आप उस माल से सामान उठाते हैं तो विवक्षित तौर पर अपने आचरण के द्वारा या अपने व्यवहार के द्वारा ये स्वीकार कर लेते हैं कि यदि सामान मैं यहाँ से लूँगा तो उसका मूल्य मुझे काउंटर में अदा करना है। कोई फॉर्मल प्रस्ताव और स्वीकृति नहीं हुई, लेकिन आप गए सामान लिए तो ये इम्प्लाइडली ये एज्यूम किया जाता है कि आपने ये वचन दे दिया है कि जो मैं सामान लूँगा उसको जो है मैं मूल्य अदा कर दूँगा। इसी प्रकार से यदि आप किसी बस में जाते हैं और बस में चढ़कर आप बस में चढ़ जाते हैं दौड़कर, अंदर जब कंडक्टर टिकट मांगता है तो आप कंडक्टर से कहते हैं कि आपने तो कोई प्रस्ताव नहीं करेगा कि बस में चलोगे तो तुम्हें टिकट का पैसा लगेगा। तो यहाँ व्यक्ति अपने आचरण के द्वारा कि चूंकि उस बस के द्वारा उसे सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, तो उस यात्री ने जो दौड़कर चढ़ा है उसने विवक्षित तौर पर यह स्वीकार कर लिया है कि इस टिकट का पैसा जो होगा वो मैं उसको अदा करूंगा। जबकि कोई औपचारिक प्रस्ताव और स्वीकृति नहीं है, अर्थात कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं किया गया है, लेकिन विवक्षित तौर पर उसने स्वीकार कर लिया है कि यदि मैं बस की सेवाएं लूँगा तो इसका टिकट का पैसा मैं अदा करूँगा। तो ये आपका इम्प्लाइड प्रपोजल्स केस है। एक अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावेल, इंग्लैंड का एक केस है, 1942 में हुआ था, अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावेल। इस केस में ये था कि पावेल के खेत में आग लग गई। अपटाउन आरडीसी फायर ब्रिगेड थी, उसने फ़ोन किया ये सोच कर कि ये फ्री सेवाएं प्रदान करता है। फ़ोन किया कि मेरे खेत में आग लग गई है, आग बुझा दो। अपटाउन फायर ब्रिगेड वहाँ गई और आग बुझा दी। जब फायर ब्रिगेड ने अपनी फायर सर्विसेज का मूल्य मांगा तो पावेल ने मना कर दिया और उसने ये कहा कि मैंने तो ये सोच कर आपको फ़ोन किया था
कि निःशुल्क फायर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, अतः मैं इसका मूल्य अदा नहीं करूँगा। तब अपटान फायर ब्रिगेड ने उसके खिलाफ मूल्य वसूली के लिए उसके खिलाफ केस दायर किया और न्यायालय ने यह कहा कि प्रतिवादी पावेल ने जब फायर सर्विसेजों की डिमांड की तो भले ही कोई सेवाओं के मूल्य के लिए औपचारिक प्रस्ताव या स्वीकृति नहीं हुई, लेकिन उसने विवक्षित तौर पर यह स्वीकार कर लिया कि जो व्यक्ति मेरे खेत की आग बुझाएगा, उनकी सेवाओं का मूल्य मैं अदा करूँगा। अर्थात विवक्षित तौर पर उसने ये वचन दे दिया था कि इनका मैं मूल्य जो है अदा करूँगा आचरण के द्वारा। तो यहाँ पर न्यायालय ने ये कहा कि डिफेंडेंट पावेल इज बाउंड टू पे द कास्ट ऑफ फायर सर्विसेज। जो फायर सर्विसेज का जितना मूल्य है, सेवाओं का मूल्य है, उसे अदा करने के लिए आदेश दिया गया। तीसरी कंडीशन है प्रस्ताव की। पहला तो यह हुआ कि प्रस्ताव व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए, चाहे नैसर्गिक हो चाहे विधिक। दूसरा यह है कि प्रस्ताव की संसूचना देनी चाहिए स्वीकर्ता को। और तीसरा यह है कि देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशंस। जब भी कोई प्रस्ताव करता है तो उसका आशय उस प्रस्ताव के द्वारा विधिक संबंध सृजित करने का आशय होना चाहिए। जब तक उसका ऐसा आशय नहीं है, तब तक संविदा का निर्माण नहीं हो सकता। तमाम ऐसे संविदाएं होती हैं या तमाम ऐसे करार होते हैं जो जिन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकता। जैसे आपके परिवार में या शादी विवाह में जाने में है, निमंत्रण में जाने में है, पिक्चर जाने में है, अब एक मित्र दूसरे मित्र से पार्क में टहलने के लिए है। ये सारे ऐसे करार हैं जिनको जो है विधि के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते। कारण इन करारों में विधिक संबंध सृजित करने का आशय ही नहीं था। अर्थात जब तक प्रस्तावक का विधिक संबंध सिद्ध करने का आशय नहीं है, तब तक जो है उस करार को लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात वो संविदा नहीं हो सकती। जैसे मान लिया कि आपने जो है किसी को निमंत्रण कार्ड दिया कि मेरे घर में शादी है तो आप आइएगा। यदि वो व्यक्ति नहीं आता है तो आप उसके खिलाफ केस थोड़ा करोगे कि हमने आपको निमंत्रण पत्र दिया था, आपने कहा था मैं आऊँगा, अब आप नहीं आए हैं, तो इसके कारण से मुझे जो नुकसान हो उसकी भरपाई न्यायालय से आप माँग करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कारण देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशंस। इस प्रस्ताव के द्वारा विधिक संबंधों के सृजित करने का आशय नहीं था। अर्थात जितने परिवार संबंधी करार हैं, सामाजिक करार हैं, मित्रों के मध्य करार हैं, घूमने फिरने के हैं, पिक्चर देखने के हैं, पार्क घूमने के हैं, ऐसे समस्त करार ऐसे हैं जो संविदा का रूप धारण नहीं कर सकते, अर्थात संविदा नहीं हो सकते। इसमें दो एक केस था। एक केस था बालफोर वर्सेस बालफोर इंग्लैंड का, जिसमें से पति पत्नी श्रीलंका यानी सीलोन में नौकरी करते थे। वो छुट्टी मनाने वापस इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में जब उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई तो पति ने कहा कि मेरी छुट्टी नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ और हर महीने में तुमको 50 पाउंड भेजता रहूँगा। पति जो है श्रीलंका चला आया, पत्नी इंग्लैंड में रहेगी। पति ने 6 महीने तक उसे 50 पाउंड हर महीने भेजता रहा। 7वें महीने से उसने बंद कर दिया। जब पत्नी ने मांगा तो उसने कहा कि मेरे पास है ही नहीं, मैं नहीं भेजूंगा। तब पत्नी ने पति के खिलाफ केस दायर किया कि इसने जो है ये वचन दिया था कि हर महीने मेरा पति मुझे 50 पाउंड देगा, अतः इससे मुझे 50 पाउंड हर महीने दिलाए जाएं। न्यायालय ने कहा कि इस करार के द्वारा किसी संविदा का निर्माण नहीं होता है, अतः ये विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात ये वैध संविदा नहीं है, इसको हम लागू नहीं कर सकते। ये पति और पत्नी के मध्य एक घरेलू बातचीत थी। उस बातचीत के अंतर्गत पति ने कह दिया था कि 50 पाउंड हर महीने दिया गया था, लेकिन उसका यह आशय नहीं था कि यदि मैं नहीं दे पाऊंगा तो मेरी पत्नी मेरे खिलाफ केस करेगी और ये 50 पाउंड मांगेगी, ऐसा आशय नहीं था। अर्थात पति का जो प्रस्ताव था वो विधिक संबंध सृजित करने का नहीं था। तो आज बस इतना ही
कल फिर से नए जो है टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इसी प्रकार से मैं रोज़ आप लोगों को अपलोड करता रहूँगा या लेक्चर देता रहूँगा जब तक संभव है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।